Hello dear students, today we start a new unit vector integral calculus in which first lecture is introduction and basic of line integral। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल इज सिमिलर टू ए डेफिनेट इंटीग्रल एक्सेप्ट दैट instead of integrating over an interval a to b, we integrate the given function along a curve c in space. Such are called line integral. The curve c has the following parametric representation is as follows, where t is in the interval a to b, where c is the path of integration, the direction from a to b in which t increases is called the positive direction on c। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि लाइन इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है लाइन इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का तो क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको कोई लिमिट दी हुई है कि ए एक्स और बी, यानी एक्स कहाँ से कहाँ है, ए से बी है। तो आप सिंपली क्या करते हो, आपको कोई फंक्शन डिफाइन होता है इसमें, जैसे एफ ऑफ एक्स इजिकल दे दिया एक्स क्यूब, और आपको कहते हैं कि ए से बी के अंदर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो आप क्या करते हो, लिमिट लगाते हो ए यहाँ से बी, यहाँ लिखा एक्स क्यूब और डी एक्स, सॉल्व कर देते हो। जबकि स्टूडेंट्स लाइन इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको ये जो एंड पॉइंट्स है इन पे डिपेंड नहीं करके आप उस कर्व पे का जो पाथ होता है ना उस पे डिपेंड करते हो। जैसे मान लो यहाँ ए पॉइंट था और यहाँ पॉइंट बी है, तो इस पाथ पे डिपेंड करो। इस पाथ का नाम क्या दे दिया, सी। ठीक है, तो अगर इस पाथ पे डिपेंड करेंगे, इंटीग्रेशन वही सोल्व करना है ए से बी, बट पाथ के अकॉर्डिंग सोल्व करना है कि इस पाथ के अलोंग कहाँ कैसे चल रहे हैं। भाई जानना है अपने को ए से बी, ऐसे भी जा सकते हैं, 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 कैसे भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया ए से बी के अंदर। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तब तो ए से बी अपन लिमिट लगाते हैं डायरेक्ट, तब तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन अलोंग द कर्व चले, यानी ये इस कर्व के अकॉर्डिंग चले, यानी मैं ऐसे चलूँ, इस तरीके से चलूँ, तब तो क्या हो जाएगा, ये पाथ कंसिडर हो गया C1 मान लें। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो C2 हो गया, इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो C3 हो गया, इस पाथ के अकॉर्डिंग चलूँ तो C4 हो गया। तो अलोंग द पाथ चलने का मतलब ही क्या हो गया स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो मैं ए से बी जा रहा हूँ, किस तरीके से जा रहा हूँ, वो पाथ मेरा मान लो ये है, इस C1 पाथ के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। तो बताओ स्टूडेंट, समझ में आया क्या डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और लाइन इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब तो क्या हो गया कि डायरेक्ट अपने को एंड पॉइंट्स, यानी एंड पॉइंट्स का मतलब होता है लिमिट दी हुई होती है ए से बी या सी से डी कहीं पर भी, तो उस लिमिट के अंदर अपने को उसको सोल्व करना होता है। और लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया कि अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन, देखो लाइन के ऊपर ही चलना है। अलोंग द लाइन का मतलब क्या हो गया, लाइन के ऊपर चलो, यानी इस तरीके से इस पाथ के अकॉर्डिंग ही चलो, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। बताओ बात समझ में इतनी, ठीक है। लाइन इंटीग्रल दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटीग्रल। ओपन इंटीग्रल का मतलब देखो कर्व अगर अपना ओपन है, यहाँ ए से बी गए, ओपन कर्व है तो उसको बोल दिया ओपन कर्व। एक होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब जहाँ ए से स्टार्ट किया और वापस ए के पास ही पहुँच गए, तो ए और बी दोनों पॉइंट क्या हो गए, मैच कर गए, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज कर्व बोलते हैं। बात समझ में इतनी, चलो आगे देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एफ ऑफ आर बी ए वेक्टर फंक्शन। देखो स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि ये एफ ऑफ आर क्या एक वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन होने का मतलब ही क्या हो गया स्टूडेंट्स कि जैसे एफ है अपने पास में, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से डिफाइन होगा, F1i F2j प्लस F3k। तो आई जे के जहाँ पर भी हो जाता है वो क्या होता है, एक वेक्टर फंक्शन होता है। बात समझ में आ रही है इतनी। उसके बाद में देखो द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ आर अलोंग द कर्व सी, देखो नाम लिखा है इसने, अलोंग द कर्व सी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ एट ए पॉइंट ऑन सी, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी। आपको स्टूडेंट ज़्यादा ये डीपली लैंग्वेज ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये ध्यान रख सकते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी क्या होता है, हमेशा एफ डॉट डी आर होता है। कितना होता है, एफ डॉट डी आर, जहाँ पर आर क्या आपका कोई पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे इसकी वैल्यू मैं लिख दो एक बार, जो बाय डिफ़ॉल्ट अपन यूज़ करते हैं एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर ये है तो अगर आपसे पूछे डी आर क्या होगा तो वो डी आर हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। कर सकते हो इतना। अब देखो एफ और डी आर दोनों की वैल्यू अपने पास आ गई। आपने अभी देखा एफ की वैल्यू मैंने बताई एक वेक्टर फंक्शन, डी आर का मतलब ये बता दिया। एफ डॉट डी आर करेंगे तो आपको आई डॉट आई बताया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान देखो F1 dx बनेगा, F2 dy बनेगा, F3 dz बनेगा। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप आएगी अपने पास वो कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। ये समझ में आया। अब अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें अपॉन में dt लगा दूँ और यहाँ मल्टीपल में dt लगा दूँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बन गया dx अपॉन dt, ये dy अपॉन dt और ये dz अपॉन dt बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने बताया आर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर मैं कहूँ डी आर अपॉन डी टी निकालो तो आप क्या बोलोगे डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के, ऐसा ही बोलोगे। तो आपको वही दिख रहा है डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी और डी जेड अपॉन डी टी। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी और बाहर क्या लगा दिया डी टी, ये वाला डी टी ये यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रल। देखो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा क्या होगा, तो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे अपने क्वेश्चंस वगैरह अपने आप सोल्व होने लग जाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो उनमें एकदम डीपली अपन पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रल की बात करें तो स्टूडेंट्स देखो लाइन इंटीग्रल का मतलब माइंड में अभी क्या ध्यान रखना आपका एफ डॉट डी आर। अगर इस एफ डॉट डी आर को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो के क्या आ सकता है बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा एफ डॉट डी आर ही रहेगा। तो वो एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर फंक्शन आ रहे हैं जैसे एफ है जी है तो एफ प्लस जी अगर एक साथ में तो उनको आप अलग अलग सोल्व कर सकते हो, यानी इस डी आर को एक बार एफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक बार जी से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स कि सी एफ डॉट डी आर अगर आपको दिया हुआ है जैसे आपके पास कोई कर्व बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कर्व है डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप उसे ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने का मतलब है कि एक पॉइंट डिफाइन कर लिया आपने दूसरा यहाँ पे, उसको नाम दे दिया हमने सी। तो आपने दो कर्व बना दिए, एक तो अलोंग कर्व चल रहे हो C1 ए से सी चले, दूसरा क्या चले सी से बी, इसको दूसरा नाम दे दिया C2। तो एक तो हो गया कर्व C1 और दूसरा कर्व क्या हो गया C2, यानी आपने ब्रेक कर दिया कर्व को और लिमिट फाइंड आउट कर ली। ए से सी सोल्व कर लोगे और फिर सी से बी सोल्व कर लोगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट्स आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपके पास क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जैसे ऐसे। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या होगा, यहाँ एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया। तो ए से बी चलेंगे इस कर्व को नाम दे दिया C1, बी से सी चलेंगे इसको नाम दे दिया C2 और सी से ए चलेंगे इसको नाम दे दिया C3। तो आपके पास टोटल कर्व कितने हो गए 16, इतने ही पार्ट करना है। इसका नाम क्या है एफ डॉट डी आर ही होगा, लेकिन टुकड़ों में कितने में सोल्व किया 3 में। एक हो गया ए से बी, इसको C1 नाम दे दिया तो अपन ने लिए लिखेंगे C1 कर्व एफ डॉट डी आर, फिर प्लस C2 कर्व एफ डॉट डी आर प्लस C3 एफ डॉट डी आर। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यानी हमें क्वेश्चन में सोल्व करना था ये पूरा एक साथ में, लेकिन हमने क्या किया इसको ब्रेक कर लिया, इतना सोल्व कर लिया फिर यहाँ तक कर लिया फिर यहाँ तक कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स कि एफ डॉट डी आर किसके इक्वल होता है माइनस एफ डॉट डी आर के इक्वल होता है कब, जब अपन डायरेक्शन चेंज करते हैं। यानी जैसे ये कर्व है इसमें हम चल कहाँ रहे थे पाथ में ऐसे चल रहे थे, यहाँ ए लिख दिया ना यहाँ पर बी लिख दिया, इधर चल रहे थे। ठीक है, ए से बी की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन में कोई ज़रूरत हो गई कि ए से बी की जगह बी से ए सोल्व करो, तो अगर आपने डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी तो इस कर्व को नाम क्या दे देंगे सी डैश, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो इसकी क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये माइनस साइन आ गया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझाया था वही चीज़ है कि लाइन इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस होता है, उस चीज़ को अपन ने समझ रहे हैं दोबारा से कि द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है। देखो क्या लिखा है स्टूडेंट, द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है यहाँ पॉइंट्स के, एंड पॉइंट्स के, बट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी पाथ पे डिपेंड करेगी कि पाथ कौन सा चूज किया है। जैसे मान लो अपने यहाँ आपको दो पाथ नज़र आ रहे होंगे ए से बी में, एक पाथ आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा पाथ आपको ये नज़र आ रहा है। तो C1 पाथ से अगर आप सोल्व करोगे और C2 पाथ से अगर आप कोई चीज़ सोल्व करोगे तो दोनों आंसर मैच नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, अलग अलग रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जब पाथ ही चेंज हो गया तो वैल्यूज सारी पॉइंट्स के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे आपको कोई कहे एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, अब ये पाथ C1 है और ये C2 है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई अलग ही वैल्यूज़ रहेगी और इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई अलग वैल्यूज़ रहेगी। कैसे होगी, एक बार आपको छोटा सा डायग्राम से समझाता हूँ। आपने पहले किए भी ऐसे क्वेश्चन डबल इंटीग्रल में पढ़े हैं। जैसे एक ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, y इक्वल एक्स, इसका नाम क्या है y इक्वल एक्स। और दूसरा आपने एक ऐसा पढ़ा था, इस इक्वेशन का नाम क्या होता है y इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 4, पढ़ा था आपने। तो अगर आप इस पाथ से चलोगे तो आपके पास ये कर्व रीड होगा ना, इस पाथ से चलोगे तो ये कर्व रीड हुआ, तो इस कर्व के अकॉर्डिंग कुछ अलग आंसर आएगा। और अगर आप ये कर्व लेके चलोगे तब आपके पास इसके अकॉर्डिंग कुछ अलग आंसर आएगा, होगा नहीं होगा। जैसे आप लिमिट लगाते थे ना डबल इंटीग्रल में, तो आप क्या लिखते थे, जैसे इसके अकॉर्डिंग लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल 0 से y इक्वल एक्स। अगर इसकी जगह इस कर्व को अगर आप यूज़ करते हो तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल 0 से y इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 4। तो आंसर चेंज होगा नहीं होगा, आप बताओ, होगा ना। ठीक है, तो ये होता है कि अगर अपन पाथ चेंज कर लेते हैं तो अपने पास में जो रिजल्ट होगा लाइन इंटीग्रल का वो भी अलग आएगा। जैसे C1 कर्व की जगह अगर C2 ले लिया तो पाथ चेंज हो गया, अपना जो आंसर है वो भी क्या आएगा, अलग आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉपर्टी, इसको भी पढ़ो। इन केस द लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, नॉट ऑन द पाथ joining them, then the vector field F is called conservative vector field. Recall that if F is equal gradient phi, F is equal gradient phi, F is conservative and phi is its scalar potential. स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ा था वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में, इसकी बात नहीं है। मेन चीज़ है कि अपन ने ये क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये क्या है कि देखो लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। इतनी देर तो क्या बात हो रही थी स्टूडेंट्स कि वो किस पे डिपेंड करता है, लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड करता है। C1 कर्व है इस पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इन कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पर लाइन इंटीग्रल का कोई केस हो इन विच लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, यानी एंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ए और बी पे डिपेंड करे, इन पर डिपेंड करे स्टूडेंट्स, ओनली किस पर डिपेंड करे, एंड पॉइंट्स ए और बी के ऊपर डिपेंड करे, नॉट ऑन द पाथ ज्वाइनिंग देम, यानी इस पाथ पर डिपेंड नहीं करे, देन द वेक्टर फील्ड एफ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, यानी आपको जो गिवन वेक्टर एफ होगा वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहलाएगा। और जैसे अगर वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो स्टूडेंट्स तो हम क्या लिखते हैं उसका, एफ इज इक्वल ग्रेडियंट फाई लिखते हैं, जहाँ पर फाई क्या होता है आपका स्केलर पोटेंशियल होता है। ये चीज़ें अपन ने पहले डिस्कस की है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे अपन ने एफ इज इक्वल ग्रेडियंट फाई पे। अपन ने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज कंजर्वेटिव और नॉट, इफ कंजर्वेटिव देन फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। देखो स्टूडेंट्स आपको याद होता अपन ने डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 पुट करते हैं पहले, इरोटेशनल नाम दिया था उसको, याद है कि चेक द गिवन फंक्शन एफ इज इरोटेशनल, इफ इरोटेशनल देन फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। याद आ रहा है कुछ ऐसा, देखो एक क्वेश्चन पढ़ा था आपने, क्वेश्चन एक बार रिमाइंड कराता हूँ आपको, चेक whether the given function is irrotational और not, कि है या नहीं है। if irrotational then find its स्केलर पोटेंशियल। पढ़ा था ऐसा चीज़ पढ़ी थी,
तो इसके अंदर अपन क्या करते थे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करते थे, जो गिवन ऐप अपने क्वेश्चन में दिया होता था उसको सोल्व करते थे डेल क्रॉस ऐप। और डेल क्रॉस ऐप कैसे करते थे, इस तरीके से किया था आपने, यहाँ पर आई लिखते थे, जे लिखते थे और के लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पर लिखते थे F1, यहाँ पर F2 और ये F3। जब आप इससे सोल्व करते थे तो सोल्व करने पर अगर इसकी वैल्यू डेल क्रॉस ऐप की वैल्यू क्या आ जाती थी, इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 होते हम क्या बोलते थे कि ऐप क्या आपका कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। क्या बोलते थे, ऐप क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। और किसके इक्वल होगा अब, ऐप इज इक्वल ग्रेडियंट ऐप, स्मॉल ऐप, जहाँ पर ये स्मॉल ऐप आपका क्या था, स्केलर पोटेंशियल था। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो उसी के बारे में अपन दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर ये इसका कहना क्या है कि अगर वो पाथ पे डिपेंड न करके, आपका जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ पे डिपेंड न करके और किस पे डिपेंड करे, एंड पॉइंट्स यानी ए और बी पर डिपेंड करे, तो हम कहेंगे कि जो आपका गिवन ऐप है वो क्या है, कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। और अगर ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो इस ऐप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट फाई लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ग्रेडियंट फाई लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो कि ग्रेडियंट फाई एक्चुअल में होता क्या है। ग्रेडियंट फाई आपने पढ़ा था, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के, पढ़ा था ऐसा। तो ये आपका ग्रेडियंट फाई हो गया। डी आर की वैल्यू आपको पता ही है, ये होती है डी आर की वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी जे डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डी फाई लिख सकते हैं। टोटल डेरिवेटिव ये भी बताया था। चलो इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, अगर आपको समझ में आया नहीं आया हो तो। देखो डी फाई कैसे निकालते थे अपन, आपने स्टूडेंट्स पता हो तो एक फंक्शन पढ़ा था आई फाई, और फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, वाई पे, जेड पे। मैं कहूँ कि एक्स टी का डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे और जेड भी किस पे, टी पे। तो आपको कहे इसका टोटल डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या लिखते थे कि डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल, कैसे चलते थे, पहले इस रो में चलोगे फिर यहाँ चलोगे, सेम रो में चलोगे, तो फाई है तो एक्स वाई जेड तीन पे डिपेंड करे, तो क्या लिखेंगे हम, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। फिर एक्स किस पे डिपेंड करे, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करे, तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर प्लस दूसरी बार किधर आएंगे, इसमें, तो क्या लिखेंगे, डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे ऐसा। और उसके बाद लास्ट में क्या किया था मैंने, डी टी को सबको कैंसिल आउट कर दिया था। तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचा था, यहाँ पर डी फाई इक्वल बचा था डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड, यही बचा था। ठीक है, ये चीज़ बची थी, तो यही हमने लिखी है यहाँ पे, डी फाई लिख दिया इस पूरे को, इसको पूरे को क्या लिख दिया, डी फाई लिख दिया। अब डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना लिखोगे स्टूडेंट्स, फाई लिखोगे। और फाई के अंदर लिमिट क्या रखनी है, ए और बी। तो अपर लिमिट रखोगे तो हम क्या लिख देंगे इसको, फाई ऑफ बी, और लोअर लिमिट लिखेंगे तो फाई ऑफ ए। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आए कितनी बात स्टूडेंट्स। दिस फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड वेन एवर ए लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो सिंपल सी बात है, अभी अपने ऊपर जो केस की लाइन बोली है वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है कि ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है, दिस फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड वेन एवर ए लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी पाथ पे डिपेंड न करके किस पे डिपेंड करे, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करे। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए और बी पे डिपेंड करे। फाइन, ओके, चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है अप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। तो अपन यही चीज़ जो अभी पढ़े हैं वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट अलग वे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है वर्क डन बाई ए फोर्स, कि वर्क डन बाई ए फोर्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि भाई वर्क डन हम किसको बोलते हैं, काम वर्क किसको बोलते हो आप, कि जब हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दैट बॉडी, एंड इफ दैट वाज डिस्प्लेस्ड देन वी कॉल्ड वी डन ए वर्क। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो वर्क हमने अभी किसको बताया कि मान लो अपने पास कोई बॉडी पड़ी है जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, इस पर मान लो इस एंगल से फोर्स अप्लाई किया, तो ये तो हो गया एफ फोर्स। ठीक है, और ये कोई बॉडी पड़ी है और इसको हमने यहाँ से यहाँ इतना डिस्प्लेस कर दिया, यानी डी आर डिस्प्लेस कर दिया, तो हम उसे क्या बोल देंगे, एफ डॉट डी आर। ठीक है, और आपने वर्क पढ़ा है तो क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी लिखते हो, यानी एफ तो क्या हो गया आपका फोर्स, और डी का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ डॉट डी, तो वो आपका क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क डन बाई ए फोर्स
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स एफ इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए कर्व सी फ्रॉम ए टू बी, यानी किसी बॉडी को ए से बी पॉइंट तक मूव करना है, ए से बी पॉइंट पे मूव किया अलोंग द कर्व सी, यानी कर्व का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये कर्व दिया, इसके अकॉर्डिंग इसको मूव किया तो वो हो गया अलोंग ए कर्व सी। ठीक है, तो वर्क डन आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, एफ डॉट डी आर ए टू बी। बात समझ में आ रही है, ये तो आता है आपका वर्क डन। अब वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, देखो यहाँ पर वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग देम ए टू बी। ऑब्वियसली बात है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं हम। कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या हो गया कि वो डिपेंड किस पे करेगा, अब एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वही चीज़ हम दोबारा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग ए एंड बी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, यानी किस पे डिपेंड करेगा, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। कब, जब वो ऐप क्या हो, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो। ठीक है, और ऐप को क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई लिख सकते हैं। हेंस वर्क डन उस टाइम पे क्या होगा, ए टू बी एफ डॉट डी आर होगा, लेकिन ऐप को क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई। और ग्रेडियंट फाई लिखने पर अभी इसको सोल्व किया तो क्या बन गया था, डी फाई, और डी फाई को सोल्व करने पर क्या है, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ऑल्सो इफ ए एंड बी कोइंसाइड दैट इज सी इज एनी क्लोज्ड कर्व। आपको अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था पहले कि जैसे ए से स्टार्ट किया और वापस बी पॉइंट भी सेम आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। यानी ए और बी क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। तो कोइंसाइड हो गए तो कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें, अब किसकी बात करेंगे, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की, क्योंकि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड में क्या होता है कि ए और बी पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप खुद कहो कि ए और बी अगर दोनों सेम हो गए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई आपको एंड पॉइंट्स दोनों मैच कर गई यहाँ पर, तो ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, ए माइनस ए करो या बी माइनस बी करो तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए हमेशा वर्क डन जीरो कब होगा, जब आपका क्लोज्ड कर्व होगा और वो कर्व पर पाथ पे डिपेंड न करके वो किस पे डिपेंड करे, आपका एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करे। यानी ए और बी क्लोज्ड कर्व में जब भी हम देखेंगे तो ए और बी दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट फॉर ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है स्टूडेंट्स जो आपके हमेशा किस में वर्क करती हैं, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड में कंसिडर होते हैं। जैसे फॉर एनी ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कर्व सी द लाइन इंटीग्रल हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड कर्व में लाइन इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें एंड पॉइंट्स दोनों क्या होते हैं, मैच कर जाते हैं, और मैच करने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस ए, यानी दोनों पॉइंट सेम होने की वजह से आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा क्या है कि फॉर एनी ट्रू ओरिएंटेड क्लोज्ड सिंपल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, फॉर एनी टू ओरिएंटेड सिंपल कर्व C1 एंड C2 विद द सेम एंड पॉइंट्स रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं ओनली। किसकी बात करें, जो बातें कर रहे हैं वो स्टार लगाया हुआ, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की। तो देखो अगर आप खुद कहो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पॉइंट ए है मेरे पास, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट क्या है, बी है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये C1, ये C2, ये C3, अगर मैं पाथ पे डिपेंड करता तो क्या बोलता, लाइन इंटीग्रल, तब तो ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होती, तब तो ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होती। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाथ का मेरे को लेना देना ही नहीं है कि इधर से आओ किधर से कहीं से आओ, मेरे को तो किस पे डिपेंड करना है, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड हो। किस पे डिपेंड करता हूँ, एंड पॉइंट्स ए और बी पे। तो इस पाथ पे किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो C1 C2 या पाथ कितने भी चेंज कर दो, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब रहेगा स्टूडेंट्स, जब आपका कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो, क्या हो, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड को प्रूव करना हो तो कैसे करोगे, सिंपल है, डेल क्रॉस एफ को इक्वल टू जीरो आ जाएगी। अगर डेल क्रॉस एफ को सोल्व किया आंसर जीरो आ गया, दैट मीन्स एफ क्या है, कंजर्वेटिव है। और अगर वो कंजर्वेटिव है तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल होंगे। कब होंगे, जब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो। क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा आपका, समझ गए। तीसरा हो, देयर एग्जिस्ट ए स्केलर पोटेंशियल एफ सच दैट एफ इज इक्वल ग्रेडियंट एफ, ये आपको पहले ही बताया हुआ है।
कल डेल क्रॉस ऐप की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 0 होती है, ये तो प्रूव करते हैं, इसी से तो चेक कर लेते हैं हम कि ऐप कंजर्वेटिव, मान लो किसने कहा कि ऐप कंजर्वेटिव है, कैसे पता करोगे, डेल क्रॉस ऐप को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मैंने बेसिक्स बता दिया है सारा इसका। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे दोनों तरीके के, लाइन इंटीग्रल के भी देखेंगे और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के रिगार्डिंग भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।